Chapter number 2, book 1, that is vectors and equilibrium. ये चैप्टर जो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इस चैप्टर की खास बात ये है कि इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, दो हाफ्स हैं। पहला हाफ जो है, पहला 50% ऑलमोस्ट चैप्टर का वी विल टॉक अबाउट। फर्स्ट हाफ में हमारी डिस्कशन वेक्टर्स के ऊपर होगी, वेक्टर्स को हम अच्छा खासा डिस्कस करेंगे, और जो सेकंड हाफ है दैट वी विल बी डिस्कसिंग ऑन इक्विलिब्रियम। तो इस चैप्टर में हमारे दो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होंगे, हमारी बात वेक्टर्स पे भी होगी और हमारी बात इक्विलिब्रियम पे भी होगी, मगर हमारी डिस्कशन का बेशतर हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा वेक्टर्स पे मुनहसर होगा। अगर आप लोग साथ हैं, मेरे तैयार हैं, तो बात का आगाज करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय वेक्टर? वेक्टर क्या चीज है? वेक्टर को डिस्कस करना है हमें। वेक्टर्स, व्हाट आर वेक्टर्स? तवज्जो मुकम्मल तौर पे मेरी तरफ। व्हाट आर वेक्टर्स? वेक्टर्स कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में कि जिनका जिक्र करते ही हमारे जहन में डायरेक्शन का सवाल, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट गर्दिश करना शुरू हो जाता है। फिजिक्स में बेसिकली दो किस्म की क्वांटिटीज होती हैं, एक को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और एक को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। बड़े गौर से बात सुनिएगा। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनका जिक्र करते ही डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े। जब आप उनका जिक्र करें तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन का सवाल जहन में ना आए। मिसाल के तौर पे मैथ्स, जब आप दुकानदार के पास जाते हैं 1 किलो आम लेने के लिए, तो आप कभी भी उसे डायरेक्शन नहीं बताते, आप हमेशा यही कहते हैं कि यार मुझे 1 किलो आम दे दो। आपने कभी डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। क्या आपने कभी ऐसे कहा मुझे 1 किलो आम दो दीवार की तरफ, छत की तरफ, मुझे 1 किलो आम दो वो दरवाजे की तरफ? कभी भी नहीं कहते। यू नेवर गिव द डायरेक्शन विद इट। 1 किलो आम, 1 किलोग्राम्स ऑफ मैंगो इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी, नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड विद इट। हाँ, मगर यस एग्जैक्टली जिस तरह हानिया कहती हैं कि टाइम डजंट नीड एनी डायरेक्शन। आपने जब भी किसी से टाइम पूछा हो कि भाई टाइम क्या हुआ, वो कहे 8:30 दीवार की तरफ, कितना अजीब लगेगा। 8:30 किचन की तरफ, कितना अजीब लगेगा। So time doesn't need any direction for its complete description. So such quantities which do not need any direction for the description, those quantities are called as the scalar quantities. हाँ, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं कि जिनकी एक्सप्लेनेशन के लिए, जिनकी डिस्क्रिप्शन के लिए डायरेक्शन फर्ज हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे कहें कि सर आप व्हाइट बोर्ड पे फोर्स लगाएं, या मिसाल के तौर पे ये टिश्यू पेपर का रोल जो तकरीबन खत्म हो गया यहां पड़ा हुआ है मेरे पास, अगर आप मुझे कहें कि सर इस टिश्यू पेपर रोल को पीछे करें, इस पे फोर्स लगाएं, तो मेरा सवाल होगा बेटा कहां डायरेक्शन आ गई, कहां करूं? क्या दीवार वाली साइड पे करूं, क्या व्हाइट बोर्ड की तरफ करूं, क्या कैमरा की तरफ करूं, क्या अपनी तरफ करूं, कहां करूं? फोर्स कहां पे लगाऊं? तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है विच नीड्स एग्जैक्टली मोमेंटम, टॉर्क, शाबाश। तो ऐसी क्वांटिटी जिससे अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए, शाबाश सफाना, अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए आपको डायरेक्शन प्लस यूनिट्स लाजमी देने हो। चलिए जी, व्हाट इज वेक्टर? जुमले मैं ना, अब ये जो किताब में डिस्क्रिप्शन दी गई है ना, किताब में जो ऑर्डर है टॉपिक्स का, मैं वो फॉलो नहीं करूंगा। मैंने क्योंकि अपने बच्चों की बेसिक्स को साथ साथ डेवलप करना है, तो जिस ऑर्डर, जिस तरतीब में मैं आपसे बात डिस्कस करता चला जाऊंगा, आपने नोट्स बनाते चले जाने हैं। शाबाश डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर, बस आपने वो नोट्स बनाते चले जाने। जब आप किताब खोलेंगे तो आपको ऑन एंड ऑफ, आगे पीछे वो सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो भाईजान तवज्जा मेरे वाल। सो व्हाट इज वेक्टर? अ क्वांटिटी which need magnitude and direction, जिसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़े उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लो यार, अब मैं बड़ी अहम बात तुम्हारे साथ करने लगा हूं यार, प्लीज तवज्जो मेरी तरफ रखनी। वेक्टर को वेक्टर बनाने वाली क्या चीज है? उसकी डायरेक्शन, वरना मैग्नीट्यूड तो दूसरी क्वांटिटीज के पास भी है।
मास और फोर्स में क्या फर्क है? 5 किलो मास, 10 न्यूटन फोर्स, दोनों में क्या फर्क है? 5। मैग्नीट्यूड तो मास में भी है, 10 न्यूटन फोर्स, मैग्नीट्यूड तो फोर्स में भी है। क्या कमी है मास में? मास में डायरेक्शन नहीं है। फोर्स में क्या चीज इजाफी है? फोर्स की डायरेक्शन साथ दी जाती है। सो वेक्टर को वेक्टर बनाने वाली क्या चीज है? उसकी डायरेक्शन। सो भाई इस जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है, जितने भी फिजिसिस्ट होते हैं उन्हें एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम ये है, वो हर डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्मूला की शक्ल में देखना चाहते हैं। ये जो मैंने सवाल जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी, द क्वांटिटी विच नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। इसे अगर मैं मैथमेटिकल शक्ल में लिखूं तो इस तरह से लिखूंगा कि एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है ए। अभी अभी बात जेन में रख ले, आगे बताऊंगा। वेक्टर को जाहिर किया जाता है एक तीर के निशान के साथ। तो ए के ऊपर अगर तीर का निशान एरो डाल दिया, इसका मतलब है ए एक वेक्टर है। सो एक वेक्टर में क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड और ए की डायरेक्शन। ये जो मैंने ए दो डंडों के दरमियान में लिखा, दो बार्स के दरमियान में लिखा, इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और वो ए जिसके ऊपर मैंने एक छतरी सी, एक टोपी सी डाल दी, उसे ए का यूनिट वेक्टर, ए की डायरेक्शन बोलते हैं उसे, ये ए की डायरेक्शन है। लो भाई तवज्जो के साथ। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है किसी भी वेक्टर का, और जो चीज बाद में लिखी है वो डायरेक्शन को जाहिर कर रही है। यार यहां पे मैं एक बड़ी अहम बात डिस्कस करने लगा हूं तुम्हारे साथ, बड़े गौर से सुनना। ये चीज, शाबाश शाबाश आयशा पुत्र, ये चीज जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करे, वो चीज जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करे, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। सो भाई यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन साथ ही फेंक दी, साथ ही समेट लो। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर of a unit magnitude represents the direction of given vector। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इस्तेमाल होती है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये जो ए कैप था, ये ए की डायरेक्शन बता रहा है, इसलिए यूनिट वेक्टर है। ये ए का यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की पहचान ये है, इसके ऊपर कैप डाली जाती है, इसका खुद का मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, जो यूनिट वेक्टर है उसका खुद का मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। यूनिट का मतलब 1, यानी उसका अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है। उसका अपना मैग्नीट्यूड कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं, बल्कि सिर्फ 1 होता है। और उसका काम किसी वेक्टर की, गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है। यहां तक मेरे किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछिए। हमने पढ़ा वेक्टर कौन सी क्वांटिटीज हैं, और साथ ही हमने मौके का फायदा उठा के यूनिट वेक्टर को डिस्कस कर लिया। अब अगर आप इस वेक्टर की फॉर्मेशन से, फॉर्मूला से वाकिफ है जो मैंने यहां पे लिखी, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, तो ए यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? ए यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा लोग? ए यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड। तो मैंने आपको साथ ही यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी बता दिया। इसे लिख लीजिए। हमें बात समझ में आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या है? What is the representation of a vector? How
वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, एक वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक बार फिर से फवारा, मैंने कहा कि भाई एक वेक्टर को जो चीज डायरेक्शन देती है उसका नाम यूनिट वेक्टर है। मैंने कहा कि एक वेक्टर में क्या खास चीज है, वेक्टर में खास चीज उसकी डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन उसे कहां से मिलती है, वो डायरेक्शन उसे यूनिट वेक्टर देता है। और समझ रही है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर उसे बता रहा होता है। तो ऐसा वेक्टर, अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड व्हिच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर। कैसा मैग्नीट्यूड, जो किसी वेक्टर को उसकी डायरेक्शन दे, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करे, उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। असल में ये ए कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिहाजा ये ए कैप एक यूनिट वेक्टर। तो ए कैप, ये ए वेक्टर ओवर ए। लो भाई, अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। वेक्टर्स को दो मुख्तलिफ जगह रिप्रेजेंट किया जाता है, और दो मुख्तलिफ जगहों को मैं यहां पर डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेट्स से पहले एक वेक्टर को टेक्स्ट में, लिखाई में, टेक्स्ट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे कहते हैं टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन। लिखाई में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एक वेक्टर को, टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक कह लें या टेक्सुअल कह लें, इसे शाबाश, इसी को सिंबॉलिक भी कहा जाता। मैं यहां पर लिख देता हूं, टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन का ही नाम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है, यानी सिंबल में, लिखाई में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसे। तो भाई हाउ वेक्टर्स आर, शाबाश आयशा शाबाश, वेक्टर्स को कहीं पे लिखते लिखते अगर कोई वेक्टर आ जाए तो वेक्टर का सिंबल कैसे ड्रॉ करना है। अगर आप खाली ए लिख देंगे तो ये वेक्टर नहीं है, ये तो कोई भी एक अल्फाबेट है। वेक्टर कब बनेगा, जब आप बोल्ड लेटर्स, मोटे मोटे हरूफ इस्तेमाल करें, लाइक दिस, ऐसे देख रहे हैं आप लोग, ये लाइक दिस, ये एक मोटा सारा ए लिखा, बोल्ड लेटर्स। अब इसका मतलब है ये कोई आम ए नहीं है, ये एक वेक्टर ए है। सो भाई कैसे पता चला, बाय यूजिंग बोल्ड लेटर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लिखना इंतहाई वक्त खर्च करने वाला मेथड है, और लिखा हुआ खूबसूरत भी नहीं लगता। तो भाई बोल्ड फेस लेटर, शाबाश कशमाला। जो भाई तरीका क्या किया हमने, आसान तरीका बना दिया, एक लेटर लिख के सिंबल उसके ऊपर एक तीर का निशान डाल दिया। अब आम सा लेटर लिखे उसके ऊपर एक एरो हेड डाल दिया, ये भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो भाई एरो हेड रिप्रेजेंटेशन जो मैंने यहां पे की हुई है, सिंपल तीर का निशान डाल के भी आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन के बाद आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक वेक्टर को जब किसी ग्राफ पे ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करना हो तो ग्राफ में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरफ, मिसाल के तौर पे ये एक डब्बा है, जुमले पे गौर करना, ये एक डब्बा है, वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाने लगा हूं। मुझे उस डब्बे पे फोर्स लगानी है, अब फोर्स लगानी है मुझे राइट साइड पे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, राइट साइड की तरफ एक लाइन, इस लाइन की जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है, दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, लेंथ विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और जिस तरफ डायरेक्शन हो उस तरफ एक एरो हेड। अब भाई इस लाइन के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है जहां से ये वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टेल। ये तेल नहीं लिखा हुआ, पता लगे आप सरसों का तेल समझ लें, टेल इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज हेड, ये वेक्टर का हेड है, ये वेक्टर का हेड कहलाता है। हेड इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर, यहां पे वेक्टर, यहां तक मेरे किसी बेटे बेटी को प्रॉब्लम है
तो पूछियो। तो भाई अब आगे लेके चलने लगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद। मैं सिंपल ये कह रहा था अपने काके से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोबारा कर लेते हैं। ग्राफिकल क्या होता है, ग्राफिकल का मतलब क्या है जानू? कासिम, ग्राफिकल ग्राफ से निकला हुआ है और ग्राफ का मतलब होता है पिक्चर। पिक्चर वाली रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफ की तस्वीर, एक ग्राफ की तस्वीर, ग्राफ की तस्वीर बनानी है अब हमें। ग्राफ कह रहा हूं, वेक्टर की तस्वीर बनानी है अब हमें। तो भाई पहले तो हमने टेक्स्ट में लिखा था कि मोटा ए लिख दो या तीर वाला ए लिख दो। अब इसकी तस्वीर बनानी है। मान लो कि इस डब्बे पे फोर्स लगाई जा रही है राइट साइड पे, तो उसकी तस्वीर कैसे बनेगी? राइट साइड पे फोर्स लग रही है तो राइट साइड पे एक तीर का निशान बना दिया ऐसे करके। अब जितनी ज्यादा, अगर ये छोटी लाइन है इसका मतलब है फोर्स कम लग रही है, अगर ये लंबी लाइन है फोर्स ज्यादा लग रही है, अगर ये बहुत लंबी लाइन है इसका मतलब है फोर्स बहुत ज्यादा लग रही है। सो भाईजान ये जो लाइन की लंबाई है वो फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। जो लेंथ है दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहते हैं किस कदर ज्यादा फोर्स है। 10 न्यूटन की फोर्स में 10 मैग्नीट्यूड है, 50 न्यूटन की फोर्स में 50 मैग्नीट्यूड। कासिम साथ हो, आपके लिए कर रहा हूं। कासिम, कासिम फटाफट बता दे। शाबाश शाबाश, जल्दी से बता दे, जबरदस्त। सो भाई ये जहां से तीर बनाना शुरू किया उस पॉइंट को कहते हैं टेल। वो उस वेक्टर की टेल होती है, दुम। टेल उस वेक्टर का असल में स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां से वेक्टर शुरू हुआ है और जहां तक वेक्टर जा रहा है, जहां पे तीर बनाया है वो उस वेक्टर का हेड कहलाता है और हेड को कहते हैं एंडिंग पॉइंट। पॉइंट समझ गए हो? जबरदस्त। सो ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब मुझे समझाना है, शाबाश शाबाश। समटाइम्स ये टेल ओरिजिन भी होता है, समटाइम्स ओरिजिन के अलावा भी कोई पॉइंट हो सकता है। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात। किताब में कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम शायद लिखा हुआ है आपकी किताब में, शायद यस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यार बच्चों एक बात तो मैं आपको बतानी भूली कि कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन से याद आया मुझे। हाय हाय, यूनिट वेक्टर के बारे में मैं बता रहा था, बस आज इतने, कार्टेशियन कल करवाऊंगा, कल नहीं मुराद, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। यूनिट वेक्टर के हवाले से एक बात बतानी भूल गया आपको। हमारे पास आम तौर पे एक्स और वाई दो एक्सेस होते हैं, दिस वन इज वाई एक्सेस, दिस वन इज एक्स एक्सेस। चलें पूरा बना देता हूं आपके लिए लाइक दिस। अब ऊपर जाओ तो पॉजिटिव वाई एक्सेस है, पॉजिटिव वाई, नीचे आओ नेगेटिव वाई, दाएं दाएं जाओ पॉजिटिव एक्स, बाएं जाओ नेगेटिव एक्स। तो ये तो आपके पास एक्स और वाई एक्सेस है। तो भाई इनकी डायरेक्शन भी तो है ना, तो जो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन है उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई के लिए जे, नेगेटिव एक्स के लिए माइनस आई, नेगेटिव वाई के लिए माइनस जे। तो ये डायरेक्शन हो गई। अब एक्स के लिए, वाई के लिए, जे के लिए तुम्हें पता चल गया। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, रिंग हो रही है। हाँ हाँ, नहीं चीजें क्लियर है बेटी? तो भाई वो जो बात मैंने कही थी उसे दोबारा यहां पे y हो गया, ये x एक्सिस हो गया और बाज का 3 डायमेंशन में z एक्सिस भी होता है। जैसे कि तुम्हारे सामने ये डस्टर पड़ा, ये इसका y एक्सिस है, ये इसका z एक्सिस और ये इसका सॉरी, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है
ऐसे एक्स एक्सिस है, ऐसे लाइन, और ये जो अंदर की तरफ जा रहा है दैट इज जेड एक्सिस। तो भाई एक्स एक्सिस के लिए आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के लिए जे यूनिट वेक्टर, जेड एक्सिस के लिए के यूनिट वेक्टर। ये नाम याद रख लो, जब भी आई लिखा आएगा इसका मतलब है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की बात हो रही है, जब भी वाई लिखा आएगा तो जे की बात हो रही है, जब भी के लिखा आएगा तो भाई जेड एक्सिस की बात हो रही है। इंशाल्लाह यहां से आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट टुमारो। चैप्टर हमारा ये प्रोबेबली पहले वाले से ज्यादा स्पीड से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी बेसिक्स बनती जा रही हैं, आपको मेरी समझ आती जा रही है कि मैंने किस तरह से काम करवाना है। तो जब आपको समझ आती जा रही है तो फिर इंशाल्लाह काम की स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह हाफिज।